नमस्कार, मेरा नाम जीपी शर्मा है और मैं चंडीगढ़ बेस्ड हूँ। मैं पिछले 13 साल से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो जब ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो पहले 2-3 दिन तक तो हमें लगा कि यार मैं जेल में फंस गया हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने अपने कुछ क्लाइंट से बातचीत करना शुरू की। तो मेरे जो कुछ क्लाइंट्स थे, जो नौकरी पेशा भी हैं, जो बिजनेसमैन भी हैं, तो उनकी परेशानी भी काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दी। उसके बाद मैंने फिर अपने लोकल एरिया में पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, इस एरिया में जो हमारे कुछ एजेंट्स हैं, कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, एसबीएस हैं, तो उनसे मैंने बात की। तो मालूम चला उनके एरिया में भी वही चैलेंज आ रहे हैं जो कि चैलेंज मैं फेस कर रहा था। फिर दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम जो और पूरे भारत में जो लोग हैं उनसे कुछ बात करें। तो मुझे बड़ा अच्छा मौका लगा था। हमने चितकारा यूनिवर्सिटी में एमबीए इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग किया था। तो उसमें इंडिया के कोने कोने से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हमारे बैचमेट थे, कोई कोलकाता से थे, कोई बेंगलोर से थे, चेन्नई से थे, गुजरात से थे, दिल्ली से थे। तो मैंने उनसे फिर कांटेक्ट करना शुरू किया ताकि ये पता तो करूं कि जो मुश्किल हम लोग यहाँ फेस कर रहे हैं, क्या उनको तो वो फेस नहीं कर रहे हैं, वो मुश्किल उनको तो नहीं आ रही है। तब फिर मैंने उनसे बातचीत करना शुरू किया। तब मालूम ये चला कि हमसे जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वैसी ही प्रॉब्लम वो लोग भी फेस कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग अपने जितने चैलेंजेस आ रहे हैं उनको जॉट डाउन किया जाए, फिर उनको कंपाइल करके फिर अमन सर से बात की जाए। तो फिर हमने अमन चुग जी से बात की, जो हमारे मेंटर हैं इस एमबीए के प्रोग्राम में। तो जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग ले आइए अपने प्रश्न, तो जो भी उससे मैक्सिमम सोल्यूशन उसका हो सकता है या जो हमें गाइडलाइंस दे सकते हैं, तो उनके देने की बात की। फिर हमने एक वेबिनार डिज़ाइन किया। उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जितने चैलेंजेस हम लोगों को आ रहे थे, हमने अमन सर से बात की। उन्होंने हमें हर चीज़ का सोल्यूशन दिया, हमें आगे काम कैसे करना है, लॉकडाउन ओपन होने के बाद हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, साथ साथ में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की पोजीशन क्या है, इंडिया की इकोनॉमी की अभी पोजीशन क्या है, आगे क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की। उसके बाद हमने ये रियलाइज़ किया कि हम तो एमबीए के पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हम तो फट अमन से को फ़ोन घुमाए अवेलेबल हो गए। लेकिन इतने ऑल ओवर इंडिया इतने डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, एसपीए हैं, सीएलआईज हैं, एजेंट्स हैं, तो जिनका को फ़ोन तो अमन सर नहीं उठाएंगे, या जो जिनकी रीच अमन सर तक नहीं है। तो फिर हम लोगों ने उनके भी तो कुछ एक सवाल हो सकते हैं ना, क्वेश्चन हो सकते हैं। तो फिर हमने ये सोचा कि हम तो एमबीए के पार्टिसिपेंट सब इकट्ठे हुए हैं, उनसे ऐसा करते हैं, हम अपनी अपनी टेरिटरी में जो अपने एजेंट्स हैं, बाकी एजेंट्स हैं, डीओज हैं, एसबीएज हैं, सीएलआईज हैं, तो उनसे कैसे कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं या इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं और जो आपके दिमाग में हैं, तो वो जॉट डाउन करके हमें बताओ। तक और हम अमन सर से और वेबिनार मैनेज करते हैं और आपके व्यापन से क्वेश्चन आंसर करते हैं। यानी कि आपके सवाल कि बिज़नेस में क्या दिक्कत है, इकोनॉमी में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या दिक्कत है, आपके क्लाइंट से रिलेटेड क्या दिक्कत है, तो वो सब हम उसमें डिस्कस करेंगे। फिर हमने अमन सर को इनवाइट किया वेबिनार में, और वो वेबिनार यकीन मानिए 3 घंटे अमन सर से हमने पूरी बातचीत की। सिंस 3 घंटे की बातचीत को एक ही वीडियो बनाते तो हो सकता है समझ में ना आती, तो इसीलिए हमने उस 3 घंटे के वार्तालाप को हमने स्टेप्स में लिया, छोटे छोटे एपिसोड्स में डिवाइड कर दिया। सिंस आप में से कई लोग जो है अमन सर का पूरा प्रोफाइल नहीं जानते होंगे, तो सिर्फ नाम सुना होगा, तो मैं उनका छोटा सा ब्रीफ बता देता हूँ। डॉक्टर अमन चुग जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्लस डॉक्टरेट भी किया है, यानी कि पीएचडी किए हैं, एलएलबी किया है, एमबीए भी हैं, एमकॉम भी हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन वाइज परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। कई बड़ी बड़ी कंपनीज़ के एडवाइजरी पैनल पे हैं, और साथ में आरबीआई, सेबी, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, कुछ इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स में के साथ भी उनका एसोसिएटेड है। कई बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, लार्सन टुब्रो है, इंडियन ऑयल है, मारुति है, डॉक्टर रेड्डी है, ऐसी ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनीज़ की जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, फाइनेंस डायरेक्टर्स हैं, तो उनकी उनसे रेगुलर बातचीत होती रहती है। कई ऐसी एसोसिएशन है, सीआईए है, पीएचडी चैम्बर्स है, तो इन लोगों के साथ भी एसोसिएट है।
तो उनमें ये काफ़ी गाइडेंस भी देते रहते हैं, अपनी नॉलेज भी शेयरिंग करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये कि इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसके ऊपर इनसे बेटर विजनरी कोई नहीं दिखाई देता। और डॉक्टर मंचू फादर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और डेरिवेटिव्स के नाम से भी जाने जाते हैं, और हाँ, गुरु ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और इकोनॉमिक्स के नाम से भी अवॉर्डेड है। इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए गौतम मेहता जी डेवलपमेंट ऑफिसर हैं आनंद से, राजीव सूद जी डेवलपमेंट ऑफिसर चंडीगढ़ से, कन्हैया लाल ठक्कर CLI हैं सूरत से, और सूरत से ही हेमंत सचानी, ये LIC एजेंट हैं, दीपक पुरोहित जी आनंद से हैं, एजेंट हैं ये भी, और उड़ीसा से जो एजेंट है मानस रंजन जी। इसके साथ ही सुनीता साहा जी एजेंट हैं कोलकाता से, सविता पिल्लई जी दिल्ली से, और उमाकांत जी एजेंट हैं नागपुर से। तो इन सभी के साथ हमारा ये वेबिनार कंप्लीट हुआ था। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वेबिनार लंबा है, हमने उसको पार्ट्स में किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और एडवाइस भी है कि इसको आप पूरे देखिएगा, क्योंकि इन जो वेबिनार के जो सेशन हमने लिए हैं, आपके बहुत से क्वेश्चंस का आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम GP शर्मा है। मैं चंडीगढ़ से हूँ और पिछले 13 साल से मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ मेरी एजेंसी है। अब हम स्वागत करते हैं CA डॉक्टर अमन चोक का, जिनको हमने बहुत समय से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा टाइम निकालें। हमारे 20-25 दिन में हमने जो एजेंटों के साथ बातचीत की, कुछ डेवलपमेंट ऑफिसर्स के साथ बात हुई, तो उनके बहुत क्वेश्चंस थे, बहुत प्रश्न थे उनके। तो हमने रिक्वेस्ट की अमन सर से कि हमारे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, हमारे इस क्वेश्चंस का आंसर दें, ताकि उससे कुछ तसल्ली हम लोगों को हो। इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, भारत में अमेरिका का असर क्या होगा, साथ साथ में ये जितना लॉकडाउन हुआ है, इससे किस किस इंडस्ट्री में क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। साथ साथ में जो सबसे फिक्र वाली बात थी कि हमारे इंश्योरेंस एजेंसी में क्या फर्क पड़ने वाला है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इन सब के लिए हम जो प्रार्थना की थी, तो आज वो मौजूद हैं। तो इस वेबिनार में मैं अमन सर आपका भी स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू जय वेरी हिंद। मच। सर, मुझे एक सवाल पूछना है। यस यस प्रभु, पूछ सकता हूँ सर? यस प्रभु, उमाकांत सर, हाउ? हाँ सर, मुझे एक ऐसा सवाल पूछना है। ये तो अपन इंडस्ट्री के वगैरह बात हो गई। अभी आज के दौर में जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, और स्पेशली मैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये खुलने के बाद मंदी का दौर चलता ही रहने वाला है, जो अभी आप बता ही रहे हो इस तरीके से। तो ऐसे समय में हाउ टू अप्रोच प्रोस्पेक्ट? समय तो अभी वही है ना, दाल रोटी का ही पहला सवाल है। ये तो बड़े बड़े डिसीजंस तो हो जाएंगे, लेकिन आज लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में करीबन सभी कंपनियों के एजेंट्स देखे जाएंगे तो 25 से 30 लाख एजेंट हैं जी। उनके लिए आप ऐसा कुछ गाइड कर सकते हैं सर कि इन लोगों ने अभी जैसे लॉकडाउन खुलने के बाद एक तो मंदी का दौर रहेगा, उसको कैसा टैकल करेंगे, और प्रोस्पेक्ट को कैसा वो हैंडल करके उनसे बिजनेस अचीव करेंगे? मैं इसको 3 स्टेप्स में बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप बताता हूँ कि आपको जब किसी रास्ते पे जाना हो तो सर, पहले आपको इसके बाद दूसरा सवाल रहेगा। एक सवाल। हाँ सर, बोलिए प्लीज। थैंक यू। तो मैं इस सवाल को 3 टुकड़ों में बांटता हूं। सबसे पहला टुकड़ा है कि जब आप प्लानिंग करते हैं कि मेरे को कैसे अपने प्रोस्पेक्ट बनाने हैं या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैसे इसको मंदी के बाद मैं अपने क्लाइंट को अप्रोच करूं, तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली क्या चैलेंजेस या चेंजेस आ सकते हैं इस लॉकडाउन के प्रति, लॉकडाउन के कारण। क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो चेंजेस या चैलेंजेस आएंगे उसके कारण आप सारे एज ए इंश्योरेंस एजेंट भी प्रभावित होंगे ही होंगे। फिर उसके बाद हमें यह देखना है कि हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट स्टेज पे बताता हूं।
सो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस मेरे को एक्सपेक्टेशन है। पहला चेंज जो मेरे को एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चाहेंगी कि हमारा बिजनेस हो, क्योंकि बड़ी बड़ी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने क्लाइंट्स को कुछ रिटर्न कमिट कर रखे हैं, चाहे वो LIC है, चाहे वो HDFC लाइफ है, चाहे ICICI प्रू है, कोई भी कंपनी हो। हर कंपनी ने अपने क्लाइंट्स को कमिटमेंट कुछ दे रखी है कि भैया हमें आपको रिटर्न देना है। तो रिटर्न तो देखो, अगर आप एक बिजनेसमैन की तरह समझो, मैंने क्लाइंट से पैसा लिया इंश्योरेंस प्रीमियम इस उम्मीद में कि मैं इस इंश्योरेंस प्रीमियम को इन्वेस्ट कर दूंगा कहीं ऐसी जगह जहां से मेरे को रिटर्न ज्यादा आएगा और जो मैं इसको रिटर्न दूंगा वो कम होएगा। मगर जहां इंश्योरेंस कंपनी ने इन्वेस्ट किया वहां पे तो रिटर्न आ नहीं रहा, शेयर मार्केट बेचारी डूब गई, बॉन्ड मार्केट बेचारी परेशान हो गई, इंटरेस्ट रेट टूट रहे हैं। तो अल्टीमेटली चैलेंज है, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज ने, इंश्योरेंस कंपनीज ने जहां पे पैसा लगाया हुआ है वहां से रिटर्न नहीं आ रहा। यानी कि मैं इसको यूं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंश्योरेंस कंपनी 3 जगह पैसा लगाती है। पहला, शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट परफॉर्म कर नहीं रही। दूसरा, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, बॉन्ड का जो कूपन है वो कम हो गया क्योंकि इंटरेस्ट रेट टूट रहे हैं। तीसरा, इंश्योरेंस कंपनी किसी को लोन देती है और लोन में वैसी इंडस्ट्री में बाजा बजा हुआ है तो लोन में तो रीपेमेंट का दिक्कत आई हुई है, तो इंटरेस्ट का तो पता ही नहीं। तो 3 जगह पे या कई बार इंश्योरेंस कंपनी कई बार कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाती है। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड भी बेचारा डिफॉल्ट ही कर रहा है इस टाइम पे। हमने कई बैंकों का भी एपिसोड देख लिया और कई डेट फंड्स का भी दिक्कत देख ली। तो इसका मतलब ये, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस, इंश्योरेंस सेक्टर सबसे पहले कोशिश करेगी कि हम अपना बिजनेस को कैसे कंटिन्यू करें, एजेंट करे या ना करे। तो उसके लिए क्या सोचेगी शायद वो, मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो वो सोचेगी कि यार ऐसा करते हैं कि जो 100% FDI ओपन हुआ है और जिसमें पॉलिसी बाजार जैसी ऐसी कंपनियां जो हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं। और आपने देखा भी होगा कि पॉलिसी बाजार वाले जो वेबसाइट है वहां पे बिजनेस पक्का हो रहा है, हाँ या ना? हाँ, सही बात बोले आप। सही बात। तो अब वहां पे जो बिजनेस 40% हो गया है अभी रेशियो। हाँ, तो इसका मतलब ये कि पॉलिसी बाजार या जो ऐसे एग्रीगेटर्स हैं वहां पे बिजनेस हो रहा है। और साथ में मजे वाली बात पता है क्या सर, ये जो पॉलिसी बाजार जैसी जो एग्रीगेटर्स है ना, जहां पे 100% FDI इंश्योरेंस इंटरमीडियरी में जो अलाउ किया, और इसका जिक्र मैंने 2-3 साल पहले भी किया था कि इंश्योरेंस इंटरमीडियरी में 100% FDI आएगा, और वो आ गया, खतरनाक होएगा, और वो हो रहा है। क्यों? अब वो इसलिए क्योंकि ये इंश्योरेंस इंटरमीडियरी जो हैं ये कमीशन नहीं लेते हैं। आपको पता है ये इंश्योरेंस कंपनी से कोई कमीशन नहीं लेते, या शायद बहुत ही कम कमीशन लेते हैं। ये पता है इनका धंधा पानी कहां से चलता है? ये मेजरली एडवर्टाइजमेंट से इनका धंधा पानी चलता है। तो यानी कि इनको एडवर्टाइजमेंट से पैसा आता है। तो आप समझो, अब मेरे को लगता है कि इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले तो पॉलिसी बाजार जैसी जो इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स है इनसे कोलैबोरेट करेगी। पहला पॉइंट ये मैं आपको चेंजेस बता रहा हूं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आएंगे, फिर हम देखेंगे कि इंश्योरेंस एजेंट को क्या करना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मुझे लगता है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए। और पैसा क्यों चाहिए ये आप सब समझदार हैं कि जी हम अपने नए नोट नहीं छाप सकते जैसे यूएस छाप सकता है, क्योंकि यूएस तो बॉस है, यूएस इज द बिग बॉस। यूएस जितने मर्जी नोट छाप ले, मगर अगर इंडिया ने नोट छापे तो इंडिया की क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी, और अगर इंडिया की क्रेडिट रेटिंग खराब हो गई तो इंडिया में पैसा बाहर से नहीं आएगा, और जो बाहर का पैसा हिंदुस्तान में है वो सब खत्म हो जाएगा, सब चले जाएगा। जिसके लिए हिंदुस्तान अगर नए नोट नहीं छापेगा तो हिंदुस्तान चाहेगा कि किसी तरीके से बाहर से पैसा आ जाए। बाहर से पैसा आने के लिए इंडियन गवर्नमेंट, जो कि मैं कई सालों से कह रहा हूं, मेरे को लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो आज 49% का FDI है वो बहुत जल्द 74% होएगा, और आने वाले समय में 100% होगा। मैं हमेशा कहता हूं तारीख नहीं पता कब होगा, मगर होगा जरूर। अब यहां से आप ये समझने की कोशिश करो कि अगर 74% FDI इंश्योरेंस में होता है और आने वाले समय में 100% इंश्योरेंस में होता है, तो कई बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में आएंगी और कंपटीशन और बढ़ेगा, क्योंकि ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां सब बिजनेस ऑनलाइन करना जानती हैं और इनको पता है कि किनके साथ कोलैबोरेट कैसे करना है। और मजे वाली बात क्या है? मजे वाली बात यह है कि इवन जो ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके तहत भी रूल्स हैं कि हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी को उनके लिए ओपन करना अनिवार्य है। सिग्निफिकेंटली हमें करना पड़ेगा, कंपलसरी है हमारे ऊपर। तो यानी कि हम अगर बोले कि नहीं नहीं हमें नहीं करना चाहिए, तो हमारी नहीं चल सकती, क्योंकि हम ग्लोबल ट्रेड के एक हिस्से हैं, और उसी हिस्से के तहत ग्लोबल वर्ल्ड में बैंकिंग, इंश्योरेंस, हर जगह 100% FDI ओपन होना ही होना है। यानी कि ये दूसरा चेंज मेरे को दिखता है।
तीसरा चेंज मेरे को दिखता है कि जो प्रोडक्ट्स आज तक इंश्योरेंस कंपनीज बेच रही थी, मेरे को लगता है, और मैं कई सालों से आपको बताने की कोशिश भी कर रहा था कि आने वाले समय में, इनफैक्ट 2 साल पहले मैंने जिक्र भी किया था और 6 महीने पहले या 9 महीने पहले मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी कि आने वाले समय में 4 तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिकेंगे: हेल्थ इंश्योरेंस, एन्युटी वाले, या टर्म इंश्योरेंस, या यूलिप। और आप देख सकते हैं इसमें यूलिप छोड़ के बाकी तीनों प्रोडक्ट अभी इस टाइम पे बिक रहे हैं, क्योंकि हेल्थ सारों को परेशानी दिख रही है, हर कोई हेल्थ ले रहा है। सारों को लाइफ में दिक्कत दिख रही है, टर्म इंश्योरेंस ले रहा है। और सारों को पता है कि भाई कल को नौकरी चलेगी तो एटलीस्ट पेंशन तो आए, जिसके लिए एन्युटी बिकेगा। यानी कि 3 तरह के प्रोडक्ट डेफिनेटली बिक रहे हैं और ये बिकेंगे। यूलिप अभी नहीं बिक रहा, या मेरे को नहीं पता, कई टेरिटरी में अगर मांग रहे हैं क्लाइंट तो अलग बात है, मगर आने वाले समय में आपको यूलिप का बेचने का भी प्रेशर आएगा, यानी कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे जो आपको बेचने पड़ेंगे। चौथा पॉइंट, इस टाइम पे जो आप प्रोडक्ट बेचते हैं वो काफी लंबे अरसे के प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि लॉन्गर पीरियड के प्रोडक्ट होते हैं। मेरे को नहीं लगता आने वाले समय में क्लाइंट इतना लंबा जाना चाहेगा आपके साथ, या प्रोडक्ट इतना लंबा लेना चाहेगा। यानी कि जब हम क्लाइंट को बोलते हैं 15 साल का प्रोडक्ट, 12 साल का प्रोडक्ट, वो कहेगा भाई मेरे को लिक्विड प्रोडक्ट चाहिए जो कि मैं आज ही निकल जाऊं। तो आने वाले समय में आपके जो प्रोडक्ट हैं वो शॉर्टर ड्यूरेशन के आएंगे। इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस छोटे ड्यूरेशन के प्रोडक्ट्स निकालेगी, और इसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि छोटे ड्यूरेशन के बॉन्ड्स आएंगे। और आप देख सकते हैं बॉन्ड्स आ गए हैं। आरबीआई ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है 5 साल का बॉन्ड। और आप या जो एनआरआई भी है, वो आम आदमी या एनआरआई 5 साल का बॉन्ड, गवर्नमेंट का सॉवरन बॉन्ड, खुद खरीद सकता है। यानी कि जो हम पहले इंश्योरेंस का जो कन्वेंशनल प्रोडक्ट बेचते थे सॉवरन गारंटी कह के, वो सॉवरन गारंटी कह के अब वो डायरेक्ट आरबीआई के बॉन्ड और गवर्नमेंट के बॉन्ड मार्केट में लागू हो चुके हैं। लास्ट ट्यूसडे मैंने इसके ऊपर जिक्र भी किया था और 9 महीने पहले मैंने इसके बारे में बताया भी था। फिर मेरे को एक और चेंजेस जो दिखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो मेरे को दिखता है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि कोई टैक्स एग्जेम्पशन, सेविंग्स, ऐसी कोई बातें हों। और ये मैं आपको ये बताना भी चाहता हूं कि ये इंटेंशन बड़ी क्लियरली दिख भी रही है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, जो स्पीच भी आई। कई तरह की एग्जेम्पशंस हटा दी गई हैं, बट ऑब्वियसली सारी एग्जेम्पशंस इकट्ठी हटाई नहीं जा सकती। सारी एग्जेम्पशंस धीरे धीरे करके हटनी चाहिए, और क्यों ना हटें। पॉइंट ये है कि टैक्सेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं सेविंग्स करता हूं तो गवर्नमेंट कहती है भाई सेविंग्स मत कर, तू इस टाइम पे कंजम्पशन कर, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कंजम्पशन की जरूरत है, सेविंग्स की जरूरत नहीं है। इसलिए कंजम्पशन बढ़ाने के लिए वो कहेंगे कि जो आदमी कंजम्पशन करना चाहता है वो कंजम्पशन करे, जो आदमी सेविंग करना चाहता है वो करे। यानी कि चॉइस दे दी जाएगी, और चॉइस दे दी भी गई है। आपने देखा टैक्स लैब्स में 2 तरह की टैक्स लैब ऑलरेडी कर दी गई है। फिर साथ में एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूं, और इसको थोड़ा सीरियसली लेना। जैसे ये जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी इंडिया में, और जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी है, वो सब आपके क्लाइंट्स का डाटा कहीं ना कहीं से खरीदना चाहेंगी, ताकि उस डाटा को खरीद के ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्ट आपके क्लाइंट्स तक पहुंच पाए। ये वही बात हो गई जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज ने किया। म्यूचुअल फंड कंपनीज ने भी क्या किया, पहले ब्रोकर्स बनाए, सब ब्रोकर्स बनाए, सारे क्लाइंट्स को ऑनलाइन ले आए, उनका आधार कार्ड लिंक कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती हैं, अपने अपने ब्रोकर्स, अपने अपने क्लाइंट्स जो हैं उनके डायरेक्ट क्लाइंट्स को ईमेल जाती हैं कि आप डायरेक्ट हमसे प्रोडक्ट ले लो, आपका इतना कमीशन बचेगा। और यही तरीका होएगा इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने अपने पैसे या अपने अपने खर्चे बचाने के लिए। तो ये एक मेरे को नया पैंतरा दिखता है। और यहाँ पे मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि जो भी आपने सॉफ्टवेयर्स ले रखे थे ना आज तक, यानी जितने भी लोगों ने आपको सॉफ्टवेयर्स बेचे, वो बड़े खतरनाक हो जाएंगे अब। और मैं कई सालों से आपको बोलता आया कि सॉफ्टवेयर के चक्कर में मत पड़ो, अपना एक्सेल शीट में काम करो, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आप किसी दूसरे आदमी को अपना सारा क्लाइंट डाटाबेस दे रहे हो, और वो सॉफ्टवेयर कंपनीज अब आपसे अगर कमाई नहीं होगी तो वो कमाई कैसे करेंगे, वो आप ही का उठाया हुआ डाटाबेस किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी को बेचेंगे। तो यानी कि ये एक अलग थ्रेट एरिया होएगा। और आप देख भी सकते हैं आजकल इंटीग्रिटी की वैल्यू किसी की नहीं है, टिकटॉक से लेके हर कंपनी, इनफैक्ट जूम के ऊपर भी ऐसी बातचीत शुरू हो गई है। तो यानी कि इसका मतलब ये हर कोई अपना डाटा इंटीग्रिटी को, वो कहता है भाड़ में गया डाटा इंटीग्रिटी, भाड़ में गया क्लाइंट का सिक्योरिटी, क्लाइंट का डाटा किसी और को बेच दो, पैसे ले लो। यानी कि ये वैल्यूज रह जाएंगी। 7th पॉइंट ये है जो कि मैं कई सालों से बोल रहा हूं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन
प्रोडक्ट सेलिंग होगी, यानी कि ऑनलाइन, यानी कि इसका मतलब ये सारी कंपनीज अपनी अपनी ऐप लेकर आएंगी। इनफैक्ट ऐप के थ्रू ही बिजनेस होना एक नया संभावना मेरे को दिखता है। मैं चाहूंगा कि आप इनफैक्ट इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, मगर मेरे को ये 7th पॉइंट बड़ा खतरनाक लगता है, क्योंकि जिस दिन सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी अपनी ऐप निकाल दी तो वो क्लाइंट को डायरेक्ट ऐप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताएंगी। जैसे आज कंपनियां एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट बताती हैं, वो कंपनियां टीवी में एडवर्टाइजमेंट करेंगी, एफएम रेडियो पे करेंगी कि भैया आप ऐप डाउनलोड करो, वहीं से आप अपना रिन्यूअल भरो, वहीं से आप अपना नया प्रोडक्ट ले लो, और वहीं पे छोटी छोटी वीडियोज होंगी प्रोडक्ट के बारे में, और वहीं पे रिन्यूअल का प्रीमियम कैसे देना है ऑनलाइन सब उनको ट्रेनिंग होगी। यानी कि सब ऑनलाइन होने के कारण कमीशंस का काफी खर्चा बच सकता है। ये मेरे को नेक्स्ट चेंज दिखता है। और एक और जो बड़ा चेंज दिखता है वो ये दिखता है कि आपने सुना होगा कि अभी हालांकि काफी इंश्योरेंस कंपनियां इंडिया की कोविड इंश्योरेंस को कवर कर रही हैं, अच्छी बात है, मगर आपने शायद ये भी सुना होगा कि कई री इंश्योरेंस कंपनीज जो बड़ी बड़ी हैं वो कोविड को कवर नहीं कर रही हैं। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी तो कोरोना वायरस को कवर कर रही है, मगर इंश्योरेंस कंपनी जब आगे री इंश्योरेंस करने जाती है तो री इंश्योरेंस कंपनी कोरोना वायरस को कवर नहीं करना चाहती। इसका मतलब ये री इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं अपनी कॉस्ट बढ़ाएंगी अगर कोरोना वायरस को कवर करना पड़ेगा। तो अगर री इंश्योरेंस कंपनीज अगर कॉस्ट बढ़ाएंगी तो प्रीमियम्स तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनीज के बढ़ेंगे, और अगर प्रीमियम्स बढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं क्लाइंट फिर चीखे मारेगा, क्लाइंट फिर स्क्रीम करेगा, क्लाइंट कहेगा भैया फिर प्रीमियम बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब ये प्रीमियम्स अगर बढ़ना ही है तो क्लाइंट को चॉइस दी जाएगी कि अगर तू डायरेक्ट ऑनलाइन ले ले तो तेरा प्रीमियम कम है, यानी कि अगर मेरे को प्रीमियम बढ़ाना ही है तो मैं उसको कहूंगा तू अगर ऐप डाउनलोड कर ले तो तेरा प्रीमियम ऑफ। ये तो वही बात होगी, जोमेटो बोलेगा कि खाना खाना है तो डायरेक्टली जोमेटो से डाउनलोड करो, आपको 500 रुपए का कूपन फ्री। आप समझो ये 8 पॉइंट्स इंडस्ट्री को चेंज कर देंगे। अब आता है आपका दूसरा सवाल उमाकांत सर कि इंश्योरेंस एजेंट अब आगे क्या करेगा। अब ऐसा है कि इंश्योरेंस एजेंट आज तक क्या करता आया, पहले तो वो समझना जरूरी है कि कहां गलत करता आया, फिर साथ में हमें यह भी समझना जरूरी है कि वो अपने आप को क्या समझता आया। वो अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर पुकारता आया, बुलाता आया, और फिर तीसरा पॉइंट ये है कि आने वाले समय में उसको क्या करना है। तो ये तीन फेजेस हो गए। पहला, वो क्या गलतियां करता आया, दूसरा वो अपने आप को क्या समझता आया, और तीसरा आने वाले समय में उसको क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सवाल का आंसर मैं तब दूं आखिर में जब आपके और बाकी जो छोटे छोटे सवाल हैं मैं पहले उनको कवर करने की कोशिश करूं, क्योंकि इस पे मैं फिर आराम से एलैबोरेट करने का कोशिश करूंगा। तो ये 3 फेजेस में मैं आराम से उसको आंसर करूंगा। करेक्ट सर। मेरा दूसरा सवाल था जैसा लाइफ और हेल्थ के बारे में। हाँ जी। कि अभी के दौर में अभी तो हम लोग घर बैठे हैं जी। ऐसे सिचुएशन में हम लोग ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग अब करीबन हेल्थ और लाइफ में एजेंट देखा जाए तो कम से कम 40-50 लाख एजेंट्स हैं, 40 लाख। जी जी। तो ये लोग ऐसे समय में कैसे बिजनेस को हैंडल करेंगे, अपनी ब्रेड की कैसी व्यवस्था करेंगे, घर बैठे काम कैसा कर सकते हैं। आज एक ही कंपनी है HDFC एर्गो, हाँ जी, जिसमें ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है। मतलब हम लोग कर रहे हैं इसलिए पता है। हाँ जी, पार्टी का डाटा हम ले लेते हैं ऐप के ऊपर, हाँ जी, और पॉलिसी इशू कर रहे हैं। हाँ जी। तो इसको हम कैसे टैकल करें सर अभी ऐसे ये सिचुएशन में। मैं यहाँ पे छोटा सा आंसर दूंगा, फिर इसी को मैं दोबारा क्लब भी करूंगा। जो मेरे 3 फेज पे मैंने आंसर देना है, तो मैं छोटा आंसर यूं देता हूं कि बिकना तो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस इस जमाने में पक्का है, आज के जमाने में। मगर क्या है ना, आदमी भूल जाता है। तो जब 2 साल के बाद या 1 साल के बाद जब सब सुहाना होगा तो क्लाइंट क्या कहेगा, अरे टर्म इंश्योरेंस क्या करनी है, टर्म इंश्योरेंस छोड़ो ना यार, या हेल्थ इंश्योरेंस छोड़ना है, इतना बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करना है। यानी कि जो आज का क्लाइंट आपका टॉपअप ले रहा है वो हो सकता है अगले साल या अगले 2 साल का टॉपअप नहीं लेना चाहेगा। यानी कि आपका क्लाइंट जो आज आपसे जितना बिजनेस कर रहा है हेल्थ पे, टर्म पे, वो आने वाले समय में आपसे कम करेगा। एक तो ये पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी। जैसी मार्केट बढ़ेगी ना, वो कहेगा छोड़ना है इंश्योरेंस, मैं सीधा म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में दोबारा घुस जाता हूं। उसकी साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंज हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, आप आज हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहे हैं
एंड मैं अज्यूम करता हूँ कि 15-20% का कमीशन आता है, ठीक है ना। अब कल को जब रिन्यूअल का टाइम आएगा तो अगर इंश्योरेंस कंपनी उसको डायरेक्ट बोलेगी कि तू हेल्थ इंश्योरेंस उन्हें लेना ही है तो रिन्यूअल ले ले डायरेक्टली, क्योंकि आपने सारा तो आपका उसने ऑनलाइन आपने डाटा कर ही दिया उसका। तो आपको अगर मैं एज अ इंश्योरेंस कंपनी रिन्यूअल पे 15-20% ना दूं और मैं बोलूं 5% दूंगा, तो आप क्या कर लोगे? सवाल समझ आता है? यानी कि अगर इंश्योरेंस कंपनी समझ बोले गया कि सर, आप इंश्योरेंस कंपनी बोले सर थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत बढ़िया एक क्लाइंट दिया था, क्लाइंट सोर्सिंग के लिए मैंने आपको 15-20% का कमीशन दिया, मगर रिन्यूअल में तो आपकी कोई मेहनत है नहीं, रिन्यूअल मैंने उसको ऐप से करवा दिया है, मगर आपके घर पे 5% आ जाएगा, तो आप लड़ने तो जा नहीं सकते, क्योंकि आप कहोगे जितना आता है उतना ही अच्छा है। और कल को अगर मैं बोलूं 2-3 साल का बंदी कर दे कंपनी, तो आप क्या करेंगे? एक तो ये समझना जरूरी है, टर्म इंश्योरेंस में भी और हेल्थ इंश्योरेंस में भी। तो इसलिए यहां पे फिर सवाल आता है कि सर फिर अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस कर रहे हैं, फिर इंश्योरेंस एजेंट को करना क्या चाहिए? तो वही सवाल का मैं आंसर आराम से दूंगा। आराम में मैं 3 पॉइंट्स पे दूंगा। पहला, आज तक क्या गलतियां करते आए। दूसरा, आज मैं अपने आप को इंश्योरेंस एजेंट जो है वो अपने आप को क्या गलत कहलाता आया। और तीसरा, आने वाले समय में उसको क्या बनना चाहिए। तो मैं ये वहां पे क्लब करूंगा। मगर ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑनलाइन कंपनीज ने कर ही दिया कि इवन आप सोचो इंश्योरेंस कंपनी ने अगर कर दिया, जो आपने जिसको कन्वेंशनल प्रोडक्ट बेच रखा है, सोचो, और उसका रिन्यूअल आ रहा है, और रिन्यूअल कंपनी बोले कि जी डायरेक्ट आप ऐप पे कर लो रिन्यूअल, और आपका जो रिन्यूअल कमीशन सर मैं आपको जो 7% देता हूं सर, सॉरी मैं आपको 2% दूंगा, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं। समझ रहे ना? हाँ, तो ये सवाल बड़े पेचीदा सवाल है। और देखो, आप उसको यूं ना मत समझो कि मैं आपकी इंश्योरेंस कमाई से बड़ा जलता हूं, ऐसा मेरा कोई सीन नहीं है, ना ही मेरा कोई ऐसा कोई मतलब है। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं हमेशा से कि इंडिपेंडेंट बनो और इज्जत के साथ बिजनेस करो, ताकि हमारी डिपेंडेंस किसी और के ऊपर ना हो, दूसरे की डिपेंडेंस हमारे ऊपर हो। इस तरीके से, इस लिहाजे से बिजनेस करना चाहिए, जिसका मैं आने वाले क्वेश्चन में आंसर देना चाहूंगा। मगर पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे आपने पूछे, ऐसे और क्वेश्चन जो है वो मैं आंसर देना चाहूंगा। सर मेरा कहने का मतलब है कि अरे आपको एडवाइस मतलब कंसल्टेंट के रूप में अपने आप का नॉलेज गेन करके आना पड़ेगा। हाँ, अब देखो सर, पता है क्या, अब जैसे आपने एडवाइजर का नाम लिया या कंसल्टेंट का नाम लिया, मैं यहाँ पे ये भी जिक्र करना चाहता हूँ, कंसल्टेंट एडवाइजर कौन सा। अगर आप बोल रहे हो फाइनेंशियल एडवाइजर, तो फाइनेंशियल एडवाइजर का जमाना अभी नहीं है। मेरा अब नया वर्ड है, पिछले मैं 2 साल से बोल रहा हूँ, 1.5 साल से बोल रहा हूँ, कि बिजनेस एडवाइजर आपको बनना पड़ेगा। बिजनेस। तो बिजनेस एडवाइजर और फाइनेंशियल एडवाइजर में क्या फर्क है, मैं थोड़ा वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइजर ही बिजनेस एडवाइजर है। नहीं, सबसे पहले तो हमें यहां पे ये समझना जरूरी है कि कई इंश्योरेंस एजेंट्स अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर्स कहते हैं। या उनको कौन कहता है फाइनेंशियल एडवाइजर? या तो कंपनी के जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो उनको मोटिवेट करने के लिए उनको बोलते हैं कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। या हो सकता है इंडस्ट्री में कई ट्रेनर्स हैं, जो मोटिवेशनल ट्रेनर्स हैं, वो आपको कहते हैं कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। या उनके कई दोस्त हैं जो उनको इंश्योरेंस एजेंसी की फ्रेटर्निटी में, जो अपने आप को आपस में बोलते हैं इंश्योरेंस एजेंट नहीं, वो बोलते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। मेरा सवाल है, क्या आपको क्लाइंट वाकई में बोलता है कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं? मेरा ये सवाल है कि क्या वाकई में क्लाइंट बोलता है कि सर, हाँ सर, आप मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आप मेरे गुरु हैं, यानी कि आपको फाइनेंशियल एडवाइजरी की पूरी शिक्षा है, पूरी नॉलेज है। अगर ऐसा नहीं बोलता क्लाइंट, तो दिक्कत है कहीं ना कहीं। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है ना, असली में फाइनेंशियल एडवाइजर वो होता है जो फीस लेता है। फाइनेंशियल एडवाइजर वो नहीं हो सकता जो ब्रोकरेज या कमीशन लेता है। सो इसलिए ना चाहते हुए भी, चाहे हम बोलते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर, मगर हैं हम या तो एजेंट हैं या ब्रोकर हैं। और मेरी देखो, कड़वी भाषा पे मत जाओ। मैं कड़वी भाषा नहीं, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहा हूं कि या तो हम एक्सेप्ट करें कि हाँ यार, मैं एजेंट हूं यार, मैं ब्रोकर हूं यार, डन है। इवन जैसे कई म्यूचुअल फंड वाले लोग भी क्या बोलते हैं, हम फाइनेंशियल प्लानर हैं। नहीं, वो भी ब्रोकर ही है, उसको भी म्यूचुअल फंड बेचना है अपना वाला, जिसमें उसको ट्रेल कमीशन आए। एडवाइजर नहीं है वो, प्लानर नहीं है वो। तो यानी कि ये कई तरह के नाम पैदा हो गए। कोई अपने आप को फाइनेंशियल प्लानर बोलता है, कोई वेल्थ एडवाइजर बोलता है, कोई पोर्टफोलियो एडवाइजर बोलता है, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर बोलता है। मगर मजे वाली बात यह है कि क्लाइंट तो बोलता नहीं है। क्लाइंट अपने मन में हमेशा यही बोलता है, एजेंट आ गया, ब्रोकर आ गया, कमीशन कमाता होएगा, सही। रिबेट देता नहीं है। सही मगर बोल। हम अपने आप अपने मुंह से बोलते हैं कि हम फाइनेंशियल एडवाइजर हैं।
या आपस में जो हमारे एजेंट्स दोस्त हैं वो हमें बोलते हैं, या आपस में जब हम फोरम में खड़े होते हैं तब हम बोलते हैं हम फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, या हमारी कंपनी के मैनेजमेंट के लोग बोलते हैं, या मोटिवेशनल ट्रेनर बोलते हैं। मगर मैं कभी आपको ये बोलना नहीं चाहता, कि मैं चाहता हूं कि आप उसको अर्न कीजिए। तीसरा पॉइंट यह है कि फाइनेंशियल एडवाइजर वही आदमी हो सकता है जो टेक्निकली नॉलेजेबल हो, जिसको इतनी नॉलेज हो कि सामने उसके आदमी घुटना टेके, चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, यानी सीए हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इकोनॉमिस्ट हो, वो अगर फाइनेंशियल एडवाइजरी की नॉलेज के ऊपर, टेक्निकल नॉलेज के ऊपर अगर घुटने टेके तो वो फाइनेंशियल एडवाइजर है। पहला पॉइंट। बिजनेसमैन भी इवन घुटने टेक दे कि यार वाकई में तेरे पास नॉलेज है, वो फाइनेंशियल एडवाइजर है। और फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के लिए दो चीजें हमेशा चाहिए, जो मैं हमेशा बोलता हूं, एक टेक्निकल नॉलेज और दूसरा क्वालिफिकेशन। क्योंकि अगर मैं बोलूं सर मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं मगर मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं, टेक्निकल नॉलेज है, तो आपको यकीन नहीं कोई करेगा। कोई नर्स बोले मैं डॉक्टर हूं तो आप मानोगे नहीं, आप कहोगे नर्स नर्स ही है, क्वालिफिकेशन बता। तो इसलिए क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेक्निकल फील्ड है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे मैंने क्लैरिफाई ये किया कि हम अभी भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम ब्रोकर हैं, एजेंट हैं। हम फाइनेंशियल एडवाइजर कब बनेंगे? हम बनेंगे जब हम फाइनेंशियल एडवाइजरी की फीस लेंगे। कब लेंगे? जब हम वाकई में टेक्निकली नॉलेजेबल होंगे, जब हम वाकई में टेक्निकली क्वालिफाइड होंगे, जब हमें पोर्टफोलियो का सारा हिस्सा आता होगा, हमें म्यूचुअल फंड, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, हमें हर चीज की नॉलेज होगी, और हम किसी से भी कमीशन या ब्रोकरेज नहीं लेंगे, और क्लाइंट को बोलेंगे कि सर मैं किसी से कमीशन ब्रोकरेज नहीं लेता, मैं आपसे एडवाइजरी फीस लेता हूं, और बदले में मैं आपको वही प्रोडक्ट बताऊंगा जो मेरे को सही लगता है, बेस्ड ऑन माय नॉलेज एंड बेस्ड ऑन माय क्वालिफिकेशन। वो फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो यानी कि आपको फाइनेंशियल एडवाइजर समझ आया। अब मैं आपको बताता हूं कि फाइनेंशियल एडवाइजर और बिजनेस एडवाइजर में क्या फर्क है। बिजनेस एडवाइजर वो आदमी होता है जो अपने क्लाइंट को उसके करियर पाथ में मदद करे। सो करियर पाथ डिफरेंट डिफरेंट तरह का करियर पाथ हो सकता है। जैसे अब हम आज का एग्जांपल लेते हैं। आज के एग्जांपल में आपका एक क्लाइंट ऐसा है जिसका बिजनेस में दिक्कत आई हुई है, जैसे एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, या बिजनेस ओनर। उसके क्या सवाल है? वो कहते हैं यार मैं बिजनेस को कैसे चलाऊं, मैं कौन सी फिक्स कॉस्ट को कम करूं, मैं कौन सी वेरिएबल कॉस्ट को बचा सकता हूं, मैं अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल को कैसे ठीक कर सकता हूं, मैं लोन बैंक से कैसे ले सकता हूं, मैं कौन से तरह का लोन लूं बैंक से, मैं ओडी लूं, कैश क्रेडिट लूं, क्या मैं इस टाइम पे लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको हम एलसी बोलते हैं एलसी खुलवाऊं, या एलसी को कैश क्रेडिट से खत्म कर दूं, या मैं बैंक गारंटी जो मेरी बनी हुई है उस बैंक गारंटी को क्या करूं। यानी कि बिजनेसमैन आपसे बिजनेस की चीजें पूछे जो उसको दिक्कत आ रही है और जिसके ऊपर उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको आंसर नहीं देता। पहला पॉइंट। आपका जो क्लाइंट है जो नौकरी करता है वो आपसे सवाल पूछे कि यार मेरी नौकरी जाने वाली है, मैं इस टाइम पे ऐसी क्या क्वालिफिकेशन ले लूं या कौन सा ऐसा सर्टिफिकेशन ले लूं कि मेरी नौकरी बच जाए, या मैं कहां पे नौकरी ढूंढूं ताकि मेरी नौकरी कायम रहे। यानी कि जो आदमी इस टाइम पे नौकरी कर रहा है वो भी आपसे बातें कर पाए और आपसे समझ पाए, एडवाइस ले पाए कि मैं नौकरी कहाँ लूं, या मैं नौकरी यहां से शिफ्ट करूं या ना करूं आज, या अभी क्या नौकरी शिफ्ट करने का टाइम आ गया या नहीं आया है, या मैं कौन से सेक्टर में जाऊं जहां पे नौकरी सेफ रहे, क्या मेरी इंडस्ट्री में नौकरी जा सकती है, थोड़ा यार पढ़ के बता, तेरे को तो ज्यादा नॉलेज है। ये बिजनेस एडवाइजरी का काम है। तीसरा काम क्या है? आपसे क्लाइंट ये पूछे कि मैं अपने बच्चे को क्या बनाऊं, यानी कि आने वाले समय में मैं क्या पढ़ाऊं, मैं इंजीनियरिंग कराऊं तो कौन सी कराऊं, कंप्यूटर वाली कराऊं या डाटा एनालिटिक्स वाली कराऊं, रोबोटिक्स वाली कराऊं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कराऊं, मैं उसको आर्किटेक्ट वाली करवाऊं या सिविल इंजीनियरिंग कराऊं, या मैं एमबीए कराऊं तो मार्केटिंग वाली कराऊं या फाइनेंस वाली करवाऊं, या मैं डॉक्टरी करवाऊं तो मैं सर्जन बनाऊं या आइस का बनाऊं। यानी कि वो आदमी अपने बच्चे का करियर पाथ आपसे डिस्कस करे। इसका मतलब ये मैं कहना चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजर वो होता है जो उसको तब मदद करता है जब इकोनॉमी, बिजनेस, करियर पाथ, जॉब्स, उसमें दिक्कत आ रही होती है। जैसे आज आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? क्या आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर हम पैसा कहां लगाएं?
क्या आपके सवाल ये हैं मेरे से? नहीं, आप भी यही पूछ रहे हैं, सर इंश्योरेंस एजेंट क्या करे, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या होगा, मैं अपने बच्चे को अब्रॉड भेजा, क्या मैं वापस बुला लूं? करेक्ट है ना? सही बात तो आप देखो तो आपके जो सवाल है वो बिजनेस एडवाइजरी के सवाल है। इनफैक्ट पता है क्या, ये क्लाइंट के सवाल पता है कब से चेंज हो गए थे? जब से मोदी साहब आ गए थे। आपको पता है, जब से मोदी साहब आए क्लाइंट के सवाल ये बिल्कुल चेंज हो गए। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो क्लाइंट ने आपसे क्या पूछा? पैसे को कहाँ रखूं, क्या मैं एचयूएफ खोल लूं, क्या मैं ट्रस्ट खोल लूं, क्या मैं एक और कंपनी खोल लूं, क्या मैं वाइट बनाना शुरू कर दूं, क्या मैं रियल एस्टेट में पैसा लगा दूं, गोल्ड में लगा दूं? इस टाइम पे ये जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, फिर जीएसटी आ गया, फिर क्लाइंट के सवाल चेंज हो गए। यार ये जीएसटी आ गया, क्या मेरे ऊपर लागू है, क्या दूसरे के ऊपर लागू है, मैं इंडस्ट्री को चेंज कर लूं, जीएसटी की लिमिट कितनी है, कितनी हो सकती है? ये सवाल मोदी साहब के आने के बाद चेंज हो गए। तो इसलिए बिजनेस एडवाइजर बनना बहुत जरूरी है। और अगर आप देखें ना ध्यान से, जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं ना जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, वो इस टाइम पे पता है किसको सुनते हैं? वो सुनते हैं रतन टाटा साहब क्या कह रहे हैं, वो सुनते हैं दीपक पारेख साहब क्या कह रहे हैं, वो सुनते हैं आदित्य पुरी साहब क्या कह रहे हैं, वो सुनते हैं कोई इकोनॉमिस्ट, अच्छा वाला इकोनॉमिस्ट, मैं वो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट नहीं बोल रहा, अच्छा इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है। क्योंकि ये सारे कॉर्पोरेट वाले लोग भी ज्ञान लेना चाहते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी हम करें कैसे। आज देखो टाटा सन्स का जो चेयरमैन है, उन्होंने भी ये बोल दिया ना कि अभी हमें कोई एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए। तो देखो टाटा सन्स के चेयरमैन ने जब ऐसा बोला तो कई छोटी छोटी कंपनियों ने क्या डिसाइड किया कि भाई जब टाटा सन्स के चेयरमैन ने बोल दिया कि अभी हमने कोई और कंपनियों में पैसा नहीं लगाना, तो हमें भी अपना बिजनेस नहीं एक्सपेंड करना चाहिए। देखो उन्होंने किसको सुना? टाटा सन्स के चेयरमैन। उन्होंने सीएनबीसी में आते हुए कोई मोटिवेशनल टॉक या बोले कोई आदमी को नहीं सुना। फिर साथ में अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के एक बहुत बड़े सज्जन साहब ने अपनी वीडियो में ज्ञान दिया कि अभी इस टाइम पे क्या करना चाहिए बिजनेस का। ये बिजनेस एडवाइजरी है। तो बिजनेस एडवाइजरी चाहता है क्लाइंट। तो ये बिजनेस एडवाइजर और फाइनेंशियल एडवाइजर में फर्क है। फाइनेंशियल एडवाइजर क्या बताता है? वो बताता है पैसा कहां लगाएं। इस टाइम पे क्लाइंट कहेगा वो भाई पैसा ही नहीं है, तू मेरे पास क्यों क्या करने आ रहा है तू? तो जो आपका सवाल था ना प्रोस्पेक्ट, अभी प्रोस्पेक्ट नहीं, अभी उससे पता है बातें कौन सी करनी है? अभी उससे बातें करनी है, सर आपके बिजनेस में दिक्कत है, कहाँ है, क्यों है, वर्किंग कैपिटल में दिक्कत है क्या, आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल में प्रॉब्लम आ रही है क्या, सीसी में दिक्कत है, आपका एलसी रिवॉल्व हो गया है क्या, इन्वोक हो गया है क्या, बैंक गारंटी को चैलेंज आ रहा है क्या, है ना? ऐसे सवाल चेंज हो रहे हैं। तो यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर और बिजनेस एडवाइजर में फर्क है, और अब हमें बिजनेस एडवाइजर बनना है। बट ऑब्वियस है, मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, फाइनेंशियल एडवाइजर बनेंगे तो ही बिजनेस एडवाइजर बनेंगे। सही बात मगर अगर हम होंगे इंश्योरेंस एजेंट या म्यूचुअल फंड ब्रोकर या इंश्योरेंस ब्रोकर, मगर कहलाएंगे अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर, तो अभी तो हमने पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ी। तो पहले हमें पहली सीढ़ी चढ़नी चाहिए। इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस ब्रोकर से वाकई में फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहिए, फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से बिजनेस एडवाइजर बनना चाहिए। अब मैं सूद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ आप भी क्वेश्चन कुछ तजीब सोचिए। Good evening, Aman sir. And Aman sir, we are thankful for your valuable time. और इस टाइम में हमें आपकी विजन और गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं जो आपसे स्पेशली आपका ओपिनियन लेना चाह रहा था कि अमन सर, जैसे आपने कुछ सेक्टर्स के बारे में बताया कि रियल एस्टेट, एविएशन, होटल इंडस्ट्री, ये वर्स्ट हिट होंगे सेक्टर्स। तो इसके अलावा और अमन सर ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो वर्स्ट हिट होंगे, या ऐसे कौन से सेक्टर्स ऐसे होंगे जो ऑल्दो हिट तो होंगे लेकिन उनकी रिकवरी फास्ट होगी, या जो स्मॉल बिजनेसमैन है, एमएसएमई है, उनके लिए क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आगे रह सकता है? जस्ट टू नो योर ओपिनियन, आपका क्या इसको देख के, सिनेरियो को देख के क्या आपका ओपिनियन है? तो मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहता था। एविएशन, रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री के अलावा और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं? जैसे ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट तो है, बहुत से मेनी पीपल विल लूज देयर जॉब्स एंड ऑल दैट, लेकिन स्पेसिफिकली मैं चाह रहा था कि उनके लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है प्रोबेबली आगे। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? व्हाट हैज हैपेंड, वो तो हो चुका, लेकिन आप क्या सोचते हैं आगे? मैं समझ गया। सो आइडली मैं इसका जिक्र ना यूं करता हूं कि जैसे कि आज मेरा इनफैक्ट वेबिनार था सीआईआई के साथ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ, जहां पे इनफैक्ट अराउंड 200 से 250 कंपनीज के जो सीनियर इंडस्ट्री के जो लोग हैं, सीएक्सओज जिनको बोलते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स या डायरेक्टर्स फाइनेंस के, वो सारे लोग थे।
इनफैक्ट कई बड़ी बड़ी कंपनीज थी, L&T, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, अपोलो टायर्स, मारुति, ऐसे कई बड़ी बड़ी कंपनी से आई थिंक 250 कंपनीज थी। एंड वो वेबिनार के थ्रू उनका भी यही जानना था कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ दिक्कत में आ सकती हैं या कहाँ कहाँ दिक्कत में दिख रही हैं। सो मैं इसको 3 कैटेगरीज में बांटता हूँ। पहली कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे रिस्की दिख रही है, और दूसरी कैटेगरी में समझता हूं कि जो सबसे ज्यादा सेफ दिख रही है, और बीच वाली यानी कि मीडियम एक्सपोज्ड है। मगर ये ध्यान रहे, ये जो मैं आज कैटेगराइजेशन बना रहा हूं, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये लॉकडाउन अंदाजन अगले 1 महीने तक चलेगा। अगर ये लॉकडाउन या खुदा ना खास्ता ये जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अगर ये एक्सटेंड होता है, तो शायद वो जो मीडियम वाली कैटेगरी है उसमें से कुछ इंडस्ट्रीज हाई रिस्क जोन में भी जा सकती है। तो पहले मैं बताता हूं कि हाई रिस्क जोन में कौन कौन सी है। हाई रिस्क जोन में हम समझ सकते हैं कि मतलब पहली बात तो एविएशन सेक्टर, क्योंकि एरोप्लेन्स नहीं चल रहे, तो एरोप्लेन्स नहीं चल रहे तो एविएशन सेक्टर के साथ या एयरपोर्ट्स के साथ जो भी कनेक्टेड है वो सब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, यानी कि इस इंडस्ट्री के साथ जितने भी लोग सप्लायर्स हैं इनके, कस्टमर्स हैं इनके, या इवन लेटर से इनका जो एम्प्लॉय वर्कफोर्स है, या इवन एज अ होल इंडस्ट्री है, वो सब प्रॉब्लम है। फिर साथ में अगर एविएशन में दिक्कत है तो बट ऑब्वियस है सी पोर्ट्स में शिप्स वगैरह वहां पे भी थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, तो यानी कि वो भी चैलेंजिंग सिचुएशन में, यानी सी पोर्ट्स में भी चैलेंज है, क्योंकि उतना गुड्स कार्गो वगैरह उतना ट्रांसपोर्टेशन अभी इस टाइम पे नहीं हो रहा और डिलेड हो रहा है। तीसरा, इवन जो ट्रांसपोर्टेशन है, नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन, अब आप देख सकते हैं रेलवेज के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वहां पे चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्योंकि पैसेंजर्स ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। बसेस, जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं बसेस का चैलेंज है। इवन ओला, उबेर, ये जो सारे टैक्सी वाले हैं इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है इस टाइम पे, तो यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर साथ में हम समझते हैं कि इस टाइम पे कोई भी अपना इंटीरियर डिजाइनिंग घरों का नहीं करवाएगा, तो यानी कि इंटीरियर डेकोरेटर्स, वो सारे लोग प्रॉब्लम्स में हैं। टाइल्स वाले जो लोग हैं, या जो टाइल्स या जो हमारे जो वॉशरूम की फिटिंग्स होती हैं, वो सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहेंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी, यानी कि पहले हम जेम्स ज्वेलरी वगैरह सब खरीदे, गोल्ड अलग चीज है, मगर जेम्स ज्वेलरी जो हम बनवाते हैं वो इस टाइम पे कोई बनवाने के लिए नहीं जाएगा। जेम्स ज्वेलर्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डायमंड मर्चेंट्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो यानी कि इवन जैसे होटल्स, बड़े बड़े होटल्स या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, टेक अवे काउंटर्स अभी आई एम अज्यूमिंग कि खुल गए हैं और कुछ और खुल जाएंगे, तो टेक अवे काउंटर्स आई थिंक सेफ जोन में आ जाएंगे। मगर बड़े रेस्टोरेंट्स जहाँ पे डाइनिंग करने जाते थे, आई डोंट थिंक डाइनिंग करने अभी अगले 2-3 महीने तक कोई जाएगा, या लेटर से बड़े बड़े होटल्स में कोई जाएगा या रहेगा, आई रियली डोंट थिंक सो। टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, और दिख भी रही है। यानी कि ये बड़े हाई रिस्क जोन वाले हो गए। अब मैं समझाता हूँ कि लो रिस्क जोन वाले कौन से हैं। तो लो रिस्क जोन देखो, हम डे टू डे क्या क्या यूज कर रहे हैं, हम ब्रेड, अंडे, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स, और वो जो FMCG के प्रोडक्ट्स हैं, मैगी या आटा, चावल, चीनी, या इवन चाय, कॉफी, ये सारी इंडस्ट्री मस्त चलेगी, क्योंकि घर पे बैठे हुए भी आदमी बोर होएगा, खाएगा, भरमार खाएगा, चाय बार बार पिएगा, कॉफी पिएगा। हाँ, ये बात अलग है, FMCG सेक्टर की सेल थोड़ी कम होगी, बिकॉज जो उनकी खपत, जो उनकी कंजम्पशन रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह में होती थी, वो उतनी नहीं हो रही, मगर फिर भी उनको ज्यादा दिक्कत नहीं है, यानी कि FMCG सेक्टर सेफ है। फूड इंडस्ट्री के रिलेटेड सेक्टर सेफ है, डेयरी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड सेक्टर सेफ है, फार्मा सेक्टर सेफ है। फार्मा के आपने देखे भी होंगे शेयर्स बढ़ रहे हैं, FMCG के शेयर्स बढ़ रहे हैं। चाहे फार्मा में उम्मीद यही है कि शायद ये कोई ना कोई इनमें से फॉर्मूला निकाल देगा वैक्सीनेशन का या मेडिसिन का, उम्मीद पे मतलब आइडली फार्मा सेफ है। पर्टिकुलरली वो सेफ हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, जैसे ग्लव्स हैं, या ये जो सर्जरी के जो इक्विपमेंट्स हैं, मास्क बना रहे हैं वगैरह, वो जो बना रहे हैं वो सेफ हैं। या जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, जैसे कि थर्मोमीटर्स है या ऐसे कई तरह के और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो सेफ हैं। तो यानी कि ऐसी कई चीजें, टेलीकॉम इंडस्ट्री सेफ है, हम टेलीकॉम को यूज कर रहे हैं आजकल, ये जूम वगैरह सब चल रहा है, तो ये टेलीकॉम इंडस्ट्री सेफ है। इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये सेफ है। तो आइडली इसका मतलब ये है कि कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज हैं जो टोटली अभी सेफ जोन में, उनमें कोई ज्यादा दिक्कतें। एजुकेशन सेफ है, एजुकेशन इंडस्ट्री इनफेक्ट चल रही है। एजुकेशन में भी कौन सी तरह की एजुकेशन, वो हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं कि मीडियम इंडस्ट्री में क्या क्या फॉल करता है। सारी चीजें जो रह गई, बैंकिंग मान लो, आप रियल एस्टेट मान लो, ऑटो सेक्टर मान लो, ऑटो एंसलरी मान लो, इंजीनियरिंग गुड्स मान लो, ऐसी कई सेक्टर जो बाकी जो इन दोनों में फॉल नहीं करते, सब मीडियम में फॉल करते हैं।
मगर इसमें एक बड़ा कैच है। कैच ये है कि अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में दिक्कत आती है, जो कि थोड़ी थोड़ी दिख रही है, तो फिर काफी और इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। मतलब मैं इसको 2-3 एंगल से बताता हूँ। पहला तो पॉइंट ये है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर लेटर से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही आज के दिन में, अगर नहीं हो रही, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, लेबर क्लास, वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खोलेगी और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ हेल्प आउट करेगी। तो मेरे को लगता है कि रूरल इंडस्ट्री में, या लेटर से एटलीस्ट जो रोड्स बना रहे हैं, वहां पे इनफैक्ट मेरे को लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खोलना चाहिए, ताकि लेबर क्लास दिक्कत में ना आए, एंड एटलीस्ट जो जो रियल एस्टेट चल सकते हैं, एटलीस्ट वो वाला काम रियल एस्टेट का चलता रहे। अगर रियल एस्टेट में प्रॉब्लम आती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक इनडायरेक्ट लिंक एक और है। कई लोग हैं जिनकी सैलरीज इस टाइम पे नहीं मिल रही, या सैलरीज डिलेड हो रही हैं, जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं, वो अपने लैंडलॉर्ड को मना कर रहे हैं कि हम आपको रेंट नहीं दे सकते, जिसको हम बोलते हैं फोर्से मेज्योर, यानी कि FORCEMAJEAURE, फोर्से मेज्योर। इसमें क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट में मैं कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं कर रहा, चाहे रेंट देना था मैं रेंट नहीं दे रहा, या मैंने आपसे माल उठाना था मैं माल नहीं उठा सकता, या माल उठा लिया और मैंने पैसे देने थे मैं पैसे नहीं दे सकता, यानी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूं। और इसमें नॉर्मली फोर्से मेज्योर क्लॉज हर कॉन्ट्रैक्ट पे लागू है, यानी कोई भी कंपनी किसी भी समय फोर्से मेज्योर लगा सकती है, अगर एक्ट ऑफ गॉड या ऐसी अननेचुरल सर्कमस्टांसेस हो जाए जो उसके हाथ में नहीं है। और वो इस टाइम पे फोर्से मेजर को कई लोग क्लॉज को इन्वोक कर रहे हैं। अब आप सोचो, यहाँ पे अगर जो आदमी रेंट पे रह रहा है और अगर वो अपने लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं देता, तो वो जो लैंडलॉर्ड है वो फर्दर EMI नहीं दे पाएगा। वो लैंडलॉर्ड जो है, वो हो सकता है उसका खर्चा पानी घर का रेंट से चल रहा हो, वो फर्दर खर्चा पानी नहीं कर पाएगा, वो डिफॉल्ट कर सकता है, पूरी चेन खराब हो सकती है। ये एक छोटा एग्जाम्पल को बड़ा लेते हैं। मॉल ओनर्स को आज के डेट में कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फोर्से मेजर लगा के रेंट नहीं देना चाहती। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर बड़ी बड़ी कंपनियां। और अगर वो मॉल ओनर्स को पैसा नहीं देगी, तो सोचो मॉल ओनर्स में इतनी छोटे छोटे आपने देखेंगे फूड कोर्ट में इतने दुकानें होती हैं, डोमिनोज होता है, सबवे होता है वगैरह, वो क्या करेंगे अगर वो रेंट नहीं देंगे? सो अल्टीमेटली मॉल ओनर्स क्या करेगा? या लड़े जितनी शॉप्स होती हैं, अगर वो रेंट नहीं देंगे, तो मॉल ओनर क्या करेगा? अगर मॉल ओनर को ये पैसे नहीं आएंगे, या बड़े बड़े जिसने बड़े बड़े शोरूम खरीद रखे हैं उसको अगर पैसे नहीं आएंगे, रेंट नहीं आएगा, उसकी फर्दर पूरी की पूरी चेन खराब हो जाएगी। यानी कि रियल एस्टेट में अगर दिक्कत आती है, तो दिक्कत बहुत बड़ी हो सकती है। मैं अभी अज्यूम करता हूं कि रियल एस्टेट में इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आने दिए जाएंगे, और सरकार, गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप्स लेगी, रूरल इंडस्ट्री को खोलेगी, एंड फेज्ड मैनर में आई थिंक इसको, लॉकडाउन को थोड़ा पार्शली अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगी, ऐसा मेरे को लगता है। एंड यही मैंने जो इनफैक्ट आज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का जो जितनी बड़ी भी इंडस्ट्रीज के जो CFOs या फाइनेंस डायरेक्टर से जो बातचीत हो रही थी, उसमें भी मैंने यही जिक्र किया कि मैं होपफुल हूं कि कुछ सेक्टर्स को पार्शियली लिफ्ट किया जाएगा, एंड कुछ कुछ लोकेशन पे पर्टिकुलरली कुछ कुछ इंडस्ट्री को पूरी तरह लिफ्ट किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके कारण ये सेगमेंटेशन एज ऑन डेट बनती है। आई होप आपको इसका आंसर क्लियर होता है।